हेलो बच्चों, तो आज मैं फिजिक्स का नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 9th की फिजिक्स को और आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक रहेगा मोमेंटम। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इनर्शिया, ये सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग मोमेंटम स्टार्ट करेंगे। मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं संवेग। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संवेग। ये होता क्या है, ये कुछ नहीं होता, ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। और एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ये वेलोसिटी की वजह से होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात की जाए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता हो, वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको P से डिनोट करते हैं। और ये जो ऊपर एरो का बना होता है, ये एरो जो बना होता है, इसका मतलब वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जिस सिंबल के ऊपर, जैसे P क्या है, P मोमेंटम का सिंबल है। ठीक है, P क्या है, मोमेंटम का सिंबल है। इसके ऊपर एरो लगा है, तो एरो का क्या मतलब हुआ, एरो का मतलब होता है कि जिस सिंबल के ऊपर एरो लगा हुआ वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, जैसे फोर्स, मैंने फोर्स के ऊपर ऐसे एरो बना देता था, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ऐसे P के ऊपर एरो लगा दिए, तो P को क्या बोले हैं, मोमेंटम। इसका सिंबल क्या है, P एक वेक्टर क्वांटिटी है। और P की डेफिनेशन क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन ही क्या है, तुम्हारा मोमेंटम होता है। ठीक है, तो ये समझ लो। अब देखो इसका केस बताऊं, अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखो एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इन मूविंग, हिंदी में भी बोल दे रहा हूं, इंग्लिश में भी देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग कंडीशन देन इट मस्ट बी हैव मोमेंटम। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, गति में है, तो उसके पास मोमेंटम होगा जरूर। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में मतलब गति कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के पास मास तो जरूर होगा। क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ, चाहे 0.1 ग्राम, चाहे 0.0001 ग्राम, हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ मास होगा। और अगर मोशन कंडीशन में है, तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसके पास मोमेंटम जरूर होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी जीरो होगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो रख दोगे तो मोमेंटम क्या आ जाएगा। तो समझ में आया, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम कुछ नहीं, मोमेंटम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास और वेलोसिटी और मास का क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पता हो, ये बात हो गई। उसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में मतलब गति में है, तो उसके पास मोमेंटम P जरूर होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो उसके पास मोमेंटम होगा, उसके पास P नहीं होगा। P मतलब मोमेंटम नहीं होगा। तो ये पूरा मोमेंटम हो गया। 9th क्लास में लगभग इतना ही दिया गया है। अब इसके बेसिस पे न्यूटन का सेकंड लॉ आ जाएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, मैं बताता हूं। तो मोमेंटम में क्या पता होना चाहिए, मोमेंटम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास और वेलोसिटी। एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। जिसका मास ज्यादा, अगर दो कंडीशन ले सकते हो। अब देखो, लिखना चाहो तो पॉज करके लिख लेना। अब देखो, मोमेंटम का फार्मूला क्या बताए थे, मास इनटू वेलोसिटी। अब दो केस मान सकते हो यहां पे। अगर मास सेम है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा, उसका मोमेंटम ज्यादा। ठीक है, कैसे देखो, जिसका मास से, मान लो एक ऑब्जेक्ट 3 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है। एग्जाम्पल देखो, ऑब्जेक्ट 1, मास इसका है अगर 5 kg और इसकी वेलोसिटी
3 मीटर प्रति सेकंड है। और दूसरा केस एग्जाम्पल दूसरा, अब ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 केजी ही है, 5 केजी, और वेलोसिटी इसका 4 मीटर प्रति सेकंड है, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? जिसके पास वेलोसिटी ज़्यादा होगा। कैसे पता? निकाल के देख लो। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो दोनों में सेम रहेगा, 5 केजी 5 केजी। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा, डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं, सॉल्व करके भी देख सकते हैं। सॉल्व करोगे तो मास की वैल्यू 5, वेलोसिटी की वैल्यू 3, तो यहाँ से 15 आ गया मोमेंटम। अगर यहाँ सॉल्व करोगे P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो मास कितना है? 5 और 4, ये मोमेंटम कितना आ गया? 20 मीटर। 20 मीटर नहीं, यूनिट क्या हो जाएगी? देखो इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? यूनिट किसकी? मोमेंटम की। तो यूनिट कैसे निकालते हैं? तो जो जो क्वांटिटी दी गई उसका यूनिट लिखते चले जाओ। जैसे मास इनटू वेलोसिटी होता, तो मोमेंटम की यूनिट कैसे निकालोगे? तो मास का क्या हो जाएगा? केजी, और वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आ गए आसानी से। तुम्हें यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, जो उसका फॉर्मूला होता है उसी से यूनिट बना सकते हैं। जैसे मोमेंटम का क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी फार्मूला याद है, तो मास का क्या होता है? किलोग्राम, और वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड। तो मोमेंटम की क्या होगी? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। वैसे यहां से देखो ये क्या आ गया? 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और ये P इक्वल टू MP, यहां से 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो किस केस में मोमेंटम ज्यादा? दूसरे वाले केस में ज्यादा। मास सेम था, वेलोसिटी जिसकी ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। तो इसमें वेलोसिटी 4 थी, इसमें 3 थी। तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। जिसका कब ये केस है? जब मास सेम हो, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। अगर मास डिफरेंट है और वेलोसिटी भी डिफरेंट है, तो इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल के पता करेंगे, ठीक है। और एक तीसरा केस क्या आता है? अगर वेलोसिटी सेम कर दें, वेलोसिटी सेम कर दें और मास डिफरेंट कर दें, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, ठीक है। देखो एक केस और बता रहे हैं, देखो एग्जाम्पल में देखो, पहला ऑब्जेक्ट एक है, अगर उसका मास 5 केजी कर दो, 5 केजी, ठीक है, मास 5 केजी और वेलोसिटी 3 मीटर प्रति सेकंड। अगर बोर्ड पे नहीं समझ में आ रहा है तो पॉज करके आराम से देख लिया करो, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, उसका मास 5 केजी और वेलोसिटी 3 मीटर प्रति सेकंड। और दूसरा केस क्या था? अगर ऑब्जेक्ट मास को चेंज कर दिया गया, मास को 6 केजी कर दिया और वेलोसिटी सेम कर दिया गया, वेलोसिटी 3 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे मोमेंटम निकालोगे तो P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास इंटू वेलोसिटी करोगे तो 5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो यूनिट पता चल गई कैसे निकाले ना? मास का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड, दोनों को जोड़ दिए तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से मोमेंटम 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आया। तो इस वाले केस में मोमेंटम कितना आएगा? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी करोगे तो 6 इंटू 3 इक्वल टू 18 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 15 आया। तो देखो यहाँ पे मोमेंटम 18, यहाँ पे 15। तो किस केस में ज्यादा आया? दूसरे वाले केस में ज्यादा आया ना। तो दूसरे वाले केस में ज्यादा कब आया? जब मास ज्यादा था लेकिन वेलोसिटी सेम है। तो 3 कंडीशन पता चली ना। तीनों कंडीशन एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ये सवाल तुम पॉज करके लिख लेना, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। अब कंडीशन कौन कौन से थे? पहला, अगर वेलोसिटी सेम है तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। एक कंडीशन ये हो गई थी। उसके बाद दूसरा, अगर मास सेम है तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, मतलब संवेग ज्यादा। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था? अगर दोनों डिफरेंट हैं, अगर दोनों अलग अलग हैं, अगर दोनों वेलोसिटी और मास अलग अलग है,
अलग अलग है तो कैलकुलेट करके पता करेंगे, तो कैलकुलेट करके पता करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करोगे, इस वाले फार्मूले से, मास इनटू वेलोसिटी, मास की वैल्यू दी गई होगी और वेलोसिटी की वैल्यू दी गई होगी। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम कुछ नहीं होता, मोमेंटम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है, मोमेंटम होता है। मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या, कौन सी क्वांटिटी होते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उन्हें क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, मास की यूनिट लिखो, वेलोसिटी की यूनिट लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसकी यूनिट हो गई। उसके बाद हमने 3 कंडीशन पढ़ी, 3 कंडीशन कौन कौन सी, अगर वेलोसिटी सेम है, अगर वेलोसिटी सेम है तो मास जिसका ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा ना, इसको सेम कर दोगे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आगे इक्वल साइन हटा के यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाओ, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाओगे तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो मास जिसका ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। और उसके बाद दूसरा केस, अगर मास सेम हो, मास सेम कर दो, तो मास सेम कर दोगे तो P अभी भी वेलोसिटी के सामने, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका P ज्यादा। और उसका तीसरा केस, अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग होगा, तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, मास की वैल्यू दी गई होगी और वेलोसिटी की दी गई होगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोमेंटम आ जाएगा, ये बात हो गई। और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये बात ध्यान रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में मतलब गति में है तो उसके पास मोमेंटम जरूर होगा, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास वेलोसिटी तो जरूर होगी, और हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ मास होगा, क्योंकि मासलेस नाम की चीज कुछ होती ही नहीं। हर चीज, किसी ना किसी पेज ले लो, हल्का सा टुकड़ा किसी चीज का ले लो, कुछ ना कुछ हर ऑब्जेक्ट का मास होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो मास है, वेलोसिटी है तो मास नहीं, मतलब वेलोसिटी है और ऑब्जेक्ट के पास मास होता ही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोमेंटम आ जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मतलब रुकी हुई है, तो उसके पास वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो मास तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मल्टीप्लाई वेलोसिटी 0 है तो यहां से क्या आ जाएगी, वैल्यू तो 0 आ जाएगी। तो रुके हुए ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम नहीं होता, मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम जरूर होगा। अब मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, तो जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की होगी, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। देखो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, क्या होगा, तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, तो मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा, ठीक है। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही तुम्हारा मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो मोमेंटम में इतनी ही बातें हैं जितनी मैंने बताई, इससे ज्यादा कुछ 9th में जानने की जरूरत भी नहीं, और इतने में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे नोट्स, जैसे मैं ये जरूरी है इंग्लिश में भी लिखवा सकता था, लेकिन जैसे ये मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, बच्चे को इंग्लिश में बोल दूंगा तो समझ में कम आता है, तो हिंदी में लिख दिया है, तो हिंदी में कहानी की तरह अगर नोट्स बनाओगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसीलिए कहा मोमेंटम अभी मैंने नहीं बताया था, तो तुम लोगों में डाउट होगा कि मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होगी वही डायरेक्शन तुम्हारा मोमेंटम का होगा, ठीक है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट बताया पॉइंट वाइज, ये सारे पॉइंट अगर याद रखोगे तो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट वाइज पढ़ते चलोगे कि पॉइंट हेडिंग वाइज, जैसे चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो फोर्स पढ़ाया, फिर यूनिट ऑफ फोर्स पढ़ाया, फिर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स पढ़ाया, फिर इनर्शिया पढ़ाया, फिर टाइप्स ऑफ इनर्शिया पढ़ाया, फिर उसका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ाया, मोमेंटम पढ़ा रहा हूं। तो वैसे हेडिंग वाइज अगर तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट चलता जाएगा तो पूरा चैप्टर तुम्हें एक टाइम आएगा क्लियर हो जाएगा, और तुम्हें पूरे चैप्टर में क्या है ये चीजें भी पता चल जाएंगी। तुम पिछला चैप्टर अगर नहीं पढ़े, तुमसे कोई पूछ ले कि क्या पढ़े हो, तो तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ा हूं, रोज रिवाइज करा देता हूं कि मैंने क्या पढ़ा, और हर हेडिंग वाइज मैं बोलता रहता हूं कि ऐसे पॉइंट वाइज पढ़ते चलो तो अच्छे से तुम्हारा सारा डाउट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और आज हमने मोमेंटम पढ़ लिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स के सेकंड लॉ के साथ। थैंक यू।